हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं बेटा बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, जो हमारा चैप्टर 1 है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है बेटा स्वभाव, एंड सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा उसकी इंपॉर्टेंस। अब आप देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की नेचर जाननी है या किसी के नेचर के बारे में जानना है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? आप उस पर्सन को जाने जिसका आप नेचर जानना चाह रहे हैं या जिसकी सिग्निफिकेंस जानना चाह रहे हैं। हाँ सर, तो बेटा हम यहाँ पे किसकी सिग्निफिकेंस जानना चाह रहे हैं? सर, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले बेटा हम मैनेजमेंट को समझेंगे, और मैनेजमेंट के बाद हम उसके नेचर, उसके सिग्निफिकेंस और बाकी चीजों को समझेंगे। बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि जो आपका मैनेजमेंट का जो ये चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेस है आपके पूरे के पूरे बिजनेस स्टडी का। अगर आपने मैनेजमेंट को नहीं समझा, तो बेटा आप पूरे बिजनेस स्टडी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइएगा, जिससे बेटा उनको आगे जो आपके एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के अभी, उसमें उसको हेल्प मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? नेचर और सिग्निफिकेंस किसका? मैनेजमेंट का। तो जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है। मतलब आप किसी भी चीज को करते हैं, वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। किस चीज का? थ्रू विच other to effectively achieve the organizational objective। effectively का मतलब क्या होता है? on time, और ऑब्जेक्टिव बाय efficiently uses the limited resources। efficiently का मतलब क्या होता है? कि आप उसको कम से कम वेस्टेज के साथ बेटा इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर अगर आपसे कोई पूछे, तो बेटा आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज इक्वल टू पीई स्क्वायर। मैनेजमेंट इज इक्वल टू पीई स्क्वायर। पी का मतलब होता है प्रोसेस। पी का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, यानी किसी भी काम को करना। ई माने इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? विद इन टाइम। विद इन टाइम। और efficiently, efficiently का मतलब होता है विद इन कॉस्ट। विद इन कॉस्ट। तो सर कहना क्या चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट? बेटा ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप टाइम के अंदर कम से कम चीजों को यूज करके आप मैक्सिमम आउटपुट निकालते हुए अपने गोल को अचीव कर लें, उसको क्या बोला जाता है? उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। इसके अंदर जो आपने अभी तीन चीजें पढ़ी, दैट इज प्रोसेस, efficiently एंड इफेक्टिवली, उसका मतलब हम आगे समझते हैं कि वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग डन। सर ये क्या हो गया? देखिए, जब भी आप किसी चीज को मैनेज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर आप उस चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ को हायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। फिर आप उसको डायरेक्शन देते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। और डायरेक्शन देने के बाद आप उसके काम को चेक करते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जब आप सम कर देते हैं, तो उसको मैनेजमेंट की प्रोसेस बोला जाता है। और इन्हीं को बेटा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, जो आपके आगे के 5 चैप्टर्स ये हैं, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8। ये जो चैप्टर हैं ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, और ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हाँ सर। उसके बाद आता है आपका इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव डेपिटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। सही काम को करना और टाइम फ्रेम में अपने गोल को अचीव करना क्या कहलाता है? इफेक्टिवनेस कहलाता है। सर क्या मतलब? देखो, आप कहीं जाना चाहते हैं, हाँ सर, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आपने डायरेक्शन ही गलत ले ली, तो आपका जो टास्क है वही गलत हो गया, डायरेक्शन ही गलत हो गई। तो आप अपने गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे? और कर भी लेंगे तो आप उतने टाइम में नहीं कर पाएंगे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। फिर आपको पता चलेगा, अरे मैं तो रॉन्ग डायरेक्शन में हूं। देन आप उसको सही डायरेक्शन में लेके आएंगे, और फिर आप अपने गोल की तरफ जाएंगे, तो उसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है और आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है efficiency। efficiency मीन्स इट्स मीन द कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम
रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपने अपने टास्क को पूरा करना है। सर अभी आपने समझाया जैसे कि मान लीजिए आपने रॉन्ग टर्न ले लिया, अब आप घुमा के लेके आए और आप अपने गोल को अचीव किया, उसी दौरान देखिए आपका रिसोर्स जो है वो ज्यादा लग गया, आप कार से गए तो आपका पेट्रोल जो है रिसोर्सेज हो गया तो वो ज्यादा लग गया, तो बेटा कैसे आप अफिशिएंटली हुए, काम को कैसे आप कर पाए, अफिशिएंट है? द आंसर इज नो। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी आती है, ठीक है, केस स्टडी कई बार आ जाती है और बहुत ही इजी होती है, तो आपको इसमें पूछ लेगा कि क्या वो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, या क्या वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिवली है या एफिशिएंटली है, दोनों में से क्या है वो पूछ लेता है केस स्टडी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद आपका टॉपिक आता है इफेक्टिवनेस वर्सेज एफिशिएंसी, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला आपका बेटा आता है बेसिस, बेसिस में आता है मीनिंग। मीनिंग क्या है बेटा? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटा काम को टाइम पे करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब आप लेस इनपुट मोर आउटपुट लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है रिजल्ट टाइम पे लाना, ठीक है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क परफॉर्म करना है एट लीस्ट वेस्टेज ऑफ कोर्स, मतलब कम से कम वेस्टेज के साथ आपने अपने टास्क को पूरा करना है। फोकस किस पे किया जाता है? तो ध्यान रखना, इफेक्टिवनेस में आपका टाइम के ऊपर फोकस किया जाता है और एफिशिएंसी में कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन सर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, क्या कि सर कैसे पता चले कि हम टाइम की बात कर रहे हैं, कैसे पता चले हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, और वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपके पास दो वर्ड है, एक है इफेक्टिव, ठीक है, और एक है एफिशिएंट। एक है आपका इफेक्टिव, एक है एफिशिएंट। अब दोनों को यहां पे समझिए बेटा, इफेक्टिव में क्या आ रहा है? टी। आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए, इफेक्टिव, टिव, टिव, टी मतलब बेटा टाइम। जहां पे टी के ऊपर प्रेशर जा रहा है तो बेटा इसको बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो यानी इफेक्टिव की बात हो रही है तो मतलब वो टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। और बेटा अब इसको प्रोनाउंस करके देखिए, अफिशिएंट, अफिशिएंट, सी, इसके ऊपर सी के ऊपर ऊपर फोकस किया जा रहा है, और सी मींस को, मतलब आपको कम से कम कॉस्ट के साथ अपने गोल को अचीव करना है, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ सर। तो मीनिंग क्लियर हुआ मैनेजमेंट का? हाँ सर, मीनिंग क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं। और बेटा यहाँ पे इसकी फिर से मैं आपको बता दूं, केस स्टडी बनती है। क्या बनती है? केस स्टडी बनती है, और करीब करीब 3 से 6 नंबर की मार्क्स की बेटा ये यहाँ पे कवर करते हैं। डेट क्लियर? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं? सर इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि फीचर क्या है इसकी, मैनेजमेंट की। फीचर मतलब उसकी विशेषताएं। ओके, तो सबसे पहली चीज, अच्छा मुझे आप यहाँ पे एक बात बताओ, जब मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात बताइए। हाँ सर, फीचर्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी विशेषता की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो है, क्या मैं अकेला कर सकता हूँ क्या? मैं अकेला चाहता हूँ कि मैं मैनेजमेंट कर लूँ, क्या पॉसिबल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और भी तो लोग चाहिएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला इंसान जो है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है? नहीं सर, वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो सब मिलके काम करते हैं, तभी तो जाके आप काम कर पाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेटा यहीं से इसकी पहली फीचर्स निकल के आती है, डेट इज व्हाट? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, आप इसको ग्रुप में ही करते हैं, इंडिविजुअल नहीं होता। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। सेकंड थिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप गोल की फीचर की बात कर ही रहे हैं, तो ग्रुप में काम हो रहा है, हाँ ठीक है, मैनेजमेंट हो रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैनेजमेंट में सिर्फ आप एक चीज ही करते हैं क्या? नहीं सर, जब हम मैनेजमेंट करने जाते हैं तो कई सारी चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल
होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि इसमें आप बेसिकली तीन चीजों को मैनेज करते हैं। कितनी चीजों को? तीन चीजों को। कौन कौन सी? तो सबसे पहला आता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप काम को मैनेज करते हैं। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप पीपल्स को मैनेज करते हैं जो आपके स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा आता है बेटा आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, आप ओवरऑल ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं। तो इन सारी चीजों को जब एक साथ आप लेके चलते हो तभी आप इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर पाते हो, और इसी को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल। इसको क्या बोला जाता है? मल्टी डायमेंशनल। ओके, आई होप आपको दो फीचर इसकी समझ आई होगी, पहला ग्रुप एक्टिविटी, दूसरा मल्टी डायमेंशनल। तीसरा आता है आपका, तीसरा जो आपकी बेटा फीचर है मैनेजमेंट की, वो क्या है? एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ सर पूछो। क्या आप स्कूल में मैनेजमेंट फॉलो करते हो? क्या स्कूल में मैनेजमेंट होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। अच्छा, घर में तो नहीं होता हो? नहीं सर, कैसे बात कर रहे हो, पापा मार लगाते हैं अगर हम कुछ भी इधर उधर कुछ काम कर देते हैं तो। कभी कभी तो मम्मी भी मार देती हैं। अच्छा, यानी घर पे भी मैनेजमेंट होता है? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, कहीं आप फंक्शंस वगैरह में जाते हो, क्या वहां पे चीजें मैनेज होती हैं? हाँ सर। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मैनेजमेंट जो है इसका मतलब हर जगह लगता है। हाँ, इसी को बोला जाता है बेटा ऑल परवेशिव। क्या बोला जाता है? ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है हर जगह लगना। सर इसको बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? बिजनेस में लिखना हो तो बेटा ध्यान रखना, ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह लगना। ऑन द पॉइंट ऑफ बिजनेस अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट जो है, चाहे फर्म छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो या ट्रेडर हो, किसी भी तरह की फर्म होती है उसमें मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, उसमें मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑल परवेसिव। इसको क्या बोला जाता है? ऑल परवेसिव। इज इट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट इसके बाद, अच्छा एक बात बताओ, आपने आज मैनेजमेंट किया, ठीक है? हाँ सर कर लिया। क्या कल नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। परसों करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब आपने जैसे ही एक एक्टिविटी खत्म की, नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जैसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी आपका फिर से मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ओके, अच्छा एक बात और पूछूं? हाँ सर बिल्कुल पूछो, बातों बातों में ही समझ जाओगे बेटा कि आपका चैप्टर कितना आसान है। हाँ सर बिल्कुल, मजा आ रहा है। तो बेटा आप मुझे एक बात और बताइए, पूछिए, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो सर सोसाइटी में बदनामी होगी। तो वो बदनामी का जो डर है कि आपके फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, तो वो एक जो सिचुएशन आएगी कि मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगा, है ना? तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वो आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। काफी शर्म आती है कि यार अगर काश मैं मेहनत कर लेता। हाँ सर बात तो सही है। तो वो जो डर है क्या वो आपको दिखाई देता है? नहीं। उसका तो कोई फेस है क्या? नहीं सर। बट वो फील होता है, आपको महसूस होता है कि ओ माय गॉड, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा और उससे मेरे को बहुत ज्यादा लॉस होगा। हाँ सर। तो इसीलिए आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। तो ये जो डर है ये आपको दिखाई दे रहा है नहीं, और आप बस उसको फील करते हो। इसीलिए वो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैनेजमेंट लग गया या नहीं लग गया? हाँ सर बिल्कुल लग गया। तो ये कौन सी फीचर है? ये है इंटेंजिबल फोर्स। ये क्या है? इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है जो कि हम फील कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता। सर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लगता है ये? ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बेटा, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके ऊपर होता है बॉस, ठीक है। अगर बॉस ना हो और बॉस उनके ऊपर ध्यान ना दे तो एम्प्लॉय अपनी मनमानी करेगा, और अपनी मनमानी करेगा तो वो क्या होगा? इनडिसिप्लिन हो जाएगा। तो वो डिसिप्लिन में रहे और अपने काम को प्रॉपरली करे, इसीलिए मैनेजमेंट का डर रहता है। तो दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक और फीचर आती है, क्या? दैट इज डायनामिक। डायनामिक सर ये क्या चीज है? देखिए बेटा, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और किसी वजह से आप वो काम नहीं कर पाए। कोई एकदम से फंक्शन आ गया, आपने मेरा शेड्यूल बनाया अपना कि मुझे डेली जो है इवनिंग में 4 से 10 अपनी स्टडी करनी है, शिक्षा, ठीक है। आपने ये अपना शेड्यूल बनाया, ठीक है। लेकिन कभी अब
कुछ ही दिन पहले आपका कोई फैमिली फंक्शन आ गया जिसकी वजह से आप जो है काम नहीं कर पाए, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, फंक्शन में जाना पड़ा। तो कोई बात नहीं, हमने नेक्स्ट डे हॉलीडे था, तो हमने संडे को वो सारा दिन जो है, संडे को ये सारे घंटे हमने पिछले दिन के भी और आज के भी दोनों कवर कर लिए। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने मैनेजमेंट को चेंज किया या नहीं किया। फंक्शन भी अटेंड हो गया, आपकी पढ़ाई का जो बैकलॉग था वो भी पूरा हो गया, जो टाइम आपका वहां पे वेस्ट हुआ, जो आप पढ़ाई नहीं कर पाए, वो आपने नेक्स्ट डे कवर कर लिया। दिस इज कॉल्ड डायनामिक। मतलब मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका क्या, सर आप ही बता दो। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप मैनेजमेंट करते हो क्या बगैर किसी गोल के, बिना गोल के आप मैनेजमेंट कर सकते हो? आपके पास कोई गोल ही नहीं है, तो क्या आप मैनेजमेंट कर पाओगे? नहीं सर। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि करना क्या है या जाना कहाँ है ना, तो आप कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। आप घर से निकल लिए लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दिस इज व्हाट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट की ये फीचर्स थी बेटा, ठीक है, जो कि हमने अभी 7 फीचर्स पढ़ी। इसमें कौन कौन सी? नंबर वन आपकी क्या थी? ग्रुप एक्टिविटी। नंबर टू मल्टी डायमेंशनल। नंबर थ्री ऑल परवेसिव। नंबर फोर इंटेंजिबल। नंबर फाइव कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नंबर सिक्स डायनामिक। नंबर सेवन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या ये समझ आ गया? हाँ सर, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या? कैसे याद करें? तो इसका सिंपल सा निमोनिक है। कोई भी आपसे पूछता है कि मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है, तो आप उसको सिर्फ एक ही बात बोलना। सर क्या बोले? उसको बोलो गुड मॉर्निंग पिक दोगे? गुड मॉर्निंग पिक दोगे? सर इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा, जी का मतलब होता है आपका ग्रुप एक्टिविटी। जी का मतलब ग्रुप एक्टिविटी। एम का मतलब मल्टी डायमेंशनल। एम का मतलब मल्टी डायमेंशनल। पी का मतलब ऑल परवेसिव। आई का मतलब इनटेंजिबल फोर्स। सी का मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। दोगे, डी का मतलब डायनामिक। जी का मतलब क्या होगा? आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये आपका बेटा क्या है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है। बेटा पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि सर बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। ये कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, जहां पे जब हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर ऑर्डर में होना मैंडेटरी है। तो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहली आपकी क्या थी बेटा फीचर? goal oriented. Organization must set simple and clearly stated goal which are basic reason for existence. Management unite the effort of individual in the organization toward achieving these goal. तो गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी। बेटा इसमें एक एक्टिविटी नहीं होता और वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, तो इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन भी क्या होता है? इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब इट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटेंजिबल फोर्स। मतलब इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। बेटा ये दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी प्रेजेंस हमें फील जरूर होती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस बट सेपरेट फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सीरीज आती है, प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है, कंट्रोलिंग आती है, बट ईच एंड एवरी फंक्शन इज सेपरेटली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर। तो हर किसी के द्वारा सारी चीजें अलग अलग परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट आता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट है टू अडेप्ट इटसेल्फ इज चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए आपको अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को, अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। दैट इज डायनामिक। और लास्ट आता है बेटा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीविंग गोल। ठीक है, आपको अगर अपना गोल अचीव करना है तो सभी को उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप एक्टिविटी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है बेटा? तो आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा कि क्या हमारा मैनेजमेंट का मतलब है और क्या उसकी फीचर्स है। इज दैट क्लियर? हाँ सर बिल्कुल, ये चीज क्लियर है। ठीक है, यहां तक सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं? यस सर बिल्कुल। चलिए, हाँ बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सर मैनेजमेंट करने के रीजंस क्या है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे कि हम ऑब्जेक्टिव्स कि भाई हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से? पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट को कितने अच्छे तरीके से कर पा रही है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है, तो वो कैसे चेक किया जाता है? तो इसमें तीन चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, डेट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब कि देखिए, जब भी एक बिजनेस सबसे पहले ओपन होता है, मतलब न्यू स्टेब्लिश होता है, तो सबसे पहले उसका फोकस किस पे होता है? कमाने पे? नहीं सर, सबसे पहले वो सरवाइव करता है। सरवाइव मतलब कि भाई वो एक बार अपने पाँव जमा तो ले पहले मार्केट में। हाँ सर, बिल्कुल सही है। दूसरा, जैसे ही उसके पाँव जम जाएंगे, फिर वो किसके लिए सोचेगा? प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए सोचेगा, और जैसे जैसे प्रॉफिट उस वो गेन कर लेगा, तो जब उसके पास ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। तो बेटा, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, डेट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब एक बिजनेस को मैनेजमेंट करते समय सोसाइटी के वेलफेयर को नहीं भूलना चाहिए। सोसाइटी के लिए जितना वो चीज कर सकता है उतनी चीजें करनी चाहिए। जैसे उसमें वो क्या दे सकता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे सकता है एट रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, आपके एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूटेड करे। ठीक है, और बेसिक एम्यूनिटी जो कि जैसे कि स्कूल हो गया, आपका प्रोडक्शन के एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस हो गए, लाइक कोई भी वो ऑप्शन यूज करे जो कि एनवायरमेंट को कम से कम जो है बेटा हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, और लास्ट आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। मतलब कि एटलीस्ट एम्प्लॉयज को इतना तो सैलरी, वेजेस, पर्क मिले जिससे उनके बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। तो ध्यान रखना, जब भी आपके ऑब्जेक्टिव की बात होगी, तो बेटा आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए, तो आप बताएंगे कि भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव जानने हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का क्या देख लो? ईपीएस देख लो। क्या देख लो? ईपीएस देख लो। ई मतलब इकोनॉमिक, पी माने पर्सनल, और एस माने सोशल। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना है, तो आप उसका जीपीएस ट्रैकर लगा दो उसके पीछे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज आपको समझ आई? हाँ सर, ये चीज तो हमें समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कई बार इसकी केस स्टडी आ जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर केस स्टडी में क्या आता है? बेटा केस स्टडी के अंदर आपको पूछा जाएगा, आपको केस स्टडी में पूछा जाएगा, कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताइए। उसमें क्लियरली मेंशन होता है। मैं जब केस स्टडी आपकी करवाऊंगा, तो उसमें ये चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन द गिवन सिचुएशन। तो बेटा जब भी ध्यान रखना, अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछे, तो बेटा आपको ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, इन तीन में से आंसर देना है। ठीक है सर, एक एग्जांपल दे ही दो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज करो एक XYZ कंपनी है, उसने हैंडीकैप लोगों को हायर कर लिया। ठीक है, फॉर जॉब पर्पज। ओके, हाँ सर, उसने एक नया स्टेब्लिश किया प्लांट, और उसमें हैंडीकैप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। तो अब बताइए, विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज अचीव बाय XYZ लिमिटेड। तो बेटा आप कौन सा ऑब्जेक्टिव बताएंगे? आप जैसे ही ये देखते हैं, अरे हैंडीकैप लोगों को दे दिया, इट्स सोशल। ठीक है, ये क्या हो गया? सोशल। लेकिन बेटा यहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता है। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है? आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर इसने क्या बताया कि हैंडीकैप लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दी गई है। एम्प्लॉयमेंट दी गई मतलब उन्होंने एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन मींस दैट इज ग्रोथ। तो यहाँ पे कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया है ऑर्गेनाइजेशन ने? दैट इज ग्रोथ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ना कह के वो कहता विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अचीव बाय XYZ लिमिटेड, देन बेटा वहां पे सिंपल आपका क्या आता? तब आता आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई डाउट नहीं? सर इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए, तो ये आपके क्या थे? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जो कि तीन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन का ईपीएस देख लो, और
जैसे ही आपसे पूछे कि आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताइए, तो आप उसको बोलो कि कंपनी में जीपीएस लगा दो। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये कुछ निमोनिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके पॉइंट्स रिटेन करने में। इसमें कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस कह लो या बेटा इसका सिग्निफिकेंस कह लो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंस कह लो या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कह लो, एक ही बात है सर। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जब भी मैनेजमेंट आप करते हैं तो जैसे ही आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं आपकी स्टडी का, तो आप अगर स्टडी में प्रॉपर मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे आराम से। आपका जो भी गोल है कि मुझे 90% लेने, 95% लेने, तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल आप उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा। उसके बाद डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन। सर कैसे? अभी मैंने आपको बताया था डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, आपने मैनेजमेंट में चेंज कर लिया जैसे कि सिचुएशन में चेंज आया। हाँ सर, तो सर ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक कैसे बनी? अब आप एक एग्जांपल लेके चलिए, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप अपनी स्टडी का एग्जांपल ले लो। अगर आपने मैनेजमेंट बना रखा है, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे कैसे पर डे कितने आवर्स मैंने पढ़ाई करनी है, मान लीजिए लेट्स सपोज आपने 5 आवर्स पढ़ाई करनी है और किसी वजह से आप जो है उसमें सिर्फ एक दिन 3 आवर काम कर पाए, बाकी आप टाइम नहीं दे पाए। कोई भी वजह हो सकती है, आप कहीं बाहर चले गए या कोई अर्जेंट काम आ गया या कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें आप चले गए। तो अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आप नेक्स्ट डे 5 आवर्स स्टडी करेंगे ही करेंगे, प्लस जो यहाँ के 2 घंटे रह गए वो यहाँ पे आप कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड डायनामिक, कि आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बेटा जब आप मैनेजमेंट पूरा करते हैं, प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे होते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का तो बेनिफिट होता ही होता है। ग्रुप गोल तो मिला ही मिला कि भाई हमें अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को लेवल पे लेके जाना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लेवल पे गई तो एम्प्लॉयज को भी तो अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ सर, तो एम्प्लॉयज के अच्छे बेनिफिट्स के लिए बेटा एम्प्लॉय का पर्सनल बेनिफिट पूरा हो रहा है या नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या नहीं? हाँ सर, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है। और लास्ट आता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करती है तो उसकी सोसाइटी भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, क्योंकि हर तरफ जो है डेवलपमेंट चीजें होने लग जाती है। इट दैट क्लियर? तो बेटा ये 5 इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या था? अचीविंग ग्रुप गोल, इंक्रीज एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? पक्का? ओके, तो एक बार यहां से बेटा हम रीड कर लेते हैं फटाफट से ये क्या कह रहा है। मैनेजमेंट हेल्प इन, सबसे पहला था मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। बेटा ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है। इट क्रिएट टीम एंड कोऑर्डिनेट विद इंडिविजुअल टू अचीव इंडिविजुअल गोल। तो आपके अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल को भी अचीव करते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, इट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर आप मैनेजमेंट करते हो बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप अपने रिसोर्सेज को अचीव करते हो। ठीक है, उनको यूटिलाइज करते हो। नेक्स्ट, क्रिएट ऑर्गेनाइज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक हो जाती है कैसे? हेल्प एम्प्लॉय टू ओवरकम, इसके ऊपर देम रेसिस्टेंट टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन। बेटा वो ओवरकम करते। कई बार क्या होता है, जैसे ही कोई चीज चेंज होती है तो आप रेसिस्ट करते हैं, मतलब आप उसको एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देते हैं, नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए। लेकिन जब अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है तो आप उस चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बेटा आपका पूरा होता है। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल इन अचीविंग पर्सनल गोल। क्योंकि जब मैनेजमेंट प्रॉपर होता है तो उसमें लीडर्स भी होते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करते हैं और मोटिवेशन प्रोसेस के थ्रू बेटा आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। और लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आती है तो मॉडर्नाइजेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आएगी तो लोगों के पास पैसा आएगा और अच्छी हेल्दी क्वालिटी ऑफ के प्रोडक्ट मिलेंगे तो आप
अच्छे से बेटा हेल्दी रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको डेवलप करती है और इसी से आपकी सोसाइटी भी क्या होती है, डेवलप होती है। तो आई होप कि यहाँ तक बेटा आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बेटा आपका, मैं कह रहा हूं 200% आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये क्या है? दैट इज मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। बेटा ये है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, अब अगर कोई पूछे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, अभी आपने समझ लिया ना मैनेजमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ ली, तो अब उसके स्वभाव की बात करते हैं। तो अगर कोई भी पूछे कि मैनेजमेंट का कैसा नेचर है, तो उसको बोल देना सांप जैसा है। कैसा है? सांप जैसा। सांप का मतलब सर बेटा सांप, सांप बोले तो साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए यहाँ पे दो बातें, एक तो आर्ट साइंस और प्रोफेशन में से क्या है, दूसरा आपका आता है कि मैनेजमेंट से कैसे रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन वो है या नहीं है, ये आप कैसे बता पाएंगे? तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा आर्ट क्या है, साइंस क्या है, प्रोफेशन क्या है। फिर उसकी जो चीजें हैं आर्ट साइंस और प्रोफेशन की, क्या वो मैनेजमेंट से मैच कर रही हैं? अगर मैनेजमेंट से मैच कर रही हैं तो इसका मतलब यस वो आपका साइंस आर्ट प्रोफेशन में से जो भी आपका मैच हो रहा है वो है। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब वो नहीं है। सर कैसे, थोड़ा सा समझा दो। सबसे पहले बेटा हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा आर्ट का मतलब, आर्ट रेफर टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक ऐसी रेफर टू स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपके पास कोई नॉलेज है, आपने उसको अचीव किया है, उस को आप स्किलफुल तरीके से पर्सनल एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और कैसे? जो आपने एक्वायर की है नॉलेज स्टडी के थ्रू और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के थ्रू, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? आर्ट। इसकी फीचर्स होती हैं क्या? सबसे पहले क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बेटा आर्ट जो है, आप थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट में। कैसे? कि जब भी आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस सीधा स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले आप उसकी नॉलेज लेते हैं कि कैसे बिजनेस होता है, उसके बारे में जानते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। दूसरा आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि बेटा आपकी जो नॉलेज है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अब मान लो मैं कोई चीज मैनेज कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से करूंगा, आप कोई चीज मैनेज कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हैं। एक ही काम को आप कर रहे हो और उसी काम को मैं कर रहा हूं, तो हम दोनों के करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसी को बोला जाता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो एक आर्ट है, वो भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है आर्ट के अंदर। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और मैं भी कोई ड्राइंग बना रहा हूं, तो हम दोनों अलग अलग तरीके से बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? और लास्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप एकदम से तो एक्सपर्ट बनते नहीं है। आपको किसकी जरूरत होती है? प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने जाते हैं आप बेटा इंप्रूव करते चले जाते हैं। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? बेटा क्रिएटिविटी, कोई नई चीज उसके अंदर निकालना। ठीक है, आपने कोई काम किया, हो सकता है कि आप उसमें और उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाए। मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं उतने बेहतर तरीके से ना कर पाऊं जितने बेहतर तरीके से आप कर पाए। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो एक, अगर आर्ट है कोई चीज, तो आर्ट के अंदर बेटा ध्यान रखना आपकी क्या चीजें आती हैं। अगर एक आर्ट है तो आर्ट, अगर आपसे कोई कहे कि आर्ट के बारे में बताओ, तो आप उसको बोलना यार आर्ट के बारे में मत बोलो। क्यों? क्योंकि मुझे सीपीटी की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? सीपीटी की प्रैक्टिस। सी माने क्रिएटिविटी, पी माने पर्सनलाइज एप्लीकेशन, टी माने थ्योरेटिकल नॉलेज, और पी प्रैक्टिस मीन प्रैक्टिस। तो आर्ट के अंदर ये सारे फीचर है। क्या सर ये सारी चीजें मैनेजमेंट में मैच करती हैं? द आंसर इज यस। देखिए मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिविटी होती है बेटा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, और बेटा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप मैनेजमेंट करने में और ज्यादा महारत हो जाते हो, है ना? तो आप उतनी परफेक्ट हो जाते हो। तो बेटा यस, मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें मैच कर रही, तो हम कह सकते हैं कि यस मैनेजमेंट क्या है?
Every manager has his own unique style managing things and people. He or she use his creativity in applying management technique and skill to improve regular application. Since all the features of art are present in management, so it is called an art. इसीलिए बेटा मैनेजमेंट क्या है? फुल फ्लेज आर्ट. इज दैट क्लियर? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज ए साइंस. मैनेजमेंट एज ए साइंस की मैनेजमेंट साइंस कैसे? तो साइंस के अंदर क्या चीजें आती है बेटा? देखिए, साइंस की जब भी बात होती है तो साइंस में साइंस क्या है? इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ. बेटा एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो जनरल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होती है, विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम. जो कहीं भी टेस्ट कर लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा था, ये उन्होंने बेटा टेस्ट किया, पहले हर जगह देखा क्या चीज ऊपर से नीचे ही गिरती. हाँ, तभी तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बनी. तो ये क्या है? जनरल ट्रूथ था, उसको टेस्ट किया गया हर जगह पे, और किसी भी टाइम पे कर लो वो सेम ही रहना है. तो सर इसी चीज को बोलते हैं साइंस. और साइंस के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस में क्या है? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज आता है. दूसरा आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. बेटा साइंस को जब आप लेके आते हैं किसी भी चीज को, प्रिंसिपल जो है उसके साइंस के, वो बेस्ड होते हैं किसके ऊपर? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे. पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है. जब वो पूरा बेटा सेटिस्फाइड हो जाते हैं साइंटिस्ट, देन वो एक प्रिंसिपल बनता है. ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी. इसको कहीं भी आप अप्लाई कर लो, वो हर जगह एप्लीकेबल प्रॉपरली होता है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं सर. तो क्या सर मैनेजमेंट भी साइंस है? नहीं. यहां देखिए, मैनेजमेंट इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट प्रिंसिपल आर डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन repeated experiment and observation which are universally applicable but they have not modified according to given situation. बेटा प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मॉडिफाइड नहीं होते. और इसीलिए बेटा एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस. ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल प्योर साइंस की तरह नहीं होते एग्जैक्ट. इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है? इन एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ए सोशल साइंस नॉट फुल फ्लेज साइंस. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? फुल फ्लेज साइंस नहीं होता. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं? ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा साइंस को जब आप यूज करें, साइंस को याद करें तो कैसे करें? सर 3 पॉइंट है, वैसे तो याद हो जाएंगे लेकिन फिर भी बता दूं. जैसे कोई साइंस की बात करता है ना, साइंस के बारे में कहता है कि मैनेजमेंट कैसे साइंस है, तो आप कहें यार साइंस वालों की तो बात ही मत करो, साइंस वालों को तो हम यूज करते हैं, साइंस वालों के काम को हम यूज करते हैं सिर्फ. ठीक है, तो यू फॉर यूनिवर्सल validity, S for systemized body of knowledge and E for principle based on experiment and observation. Is that clear? हाँ सर. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशन. प्रोफेशन का मतलब बेटा मीन्स ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. बेटा एक ऐसी चीज जहां पे आप एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हो. ठीक है, जैसे क्या है? जैसे बेटा आपका डॉक्टर है, ठीक है, आपके डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक्सेट्रा, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उनके पास स्किल है और उनके पास डिग्री होती है. ठीक है, उस वो मेंबर्स होते हैं उस बॉडी के जहां से उन्होंने स्किल और नॉलेज को गेन किया है, तो उनको क्या बोला जाता है? प्रोफेशन. तो क्या मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट के अंदर क्या है बेटा? सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आता है. बेटा प्रोफेशन के अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. ऑल द प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. वो वेल डिफाइंड बॉडी होती है जो कि आपको स्पेशलाइज बनाती है. दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. बेटा कोई भी किसी भी प्रोफेशन में ऐसे ही नहीं घुस सकता, उसके लिए एग्जामिनेशन होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जो एलिजिबल होगा वही आ सकता है, हर कोई नहीं आ सकता. नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन. बेटा हर कोई प्रोफेशन जो होता है वो एफिलेटेड होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन से. जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सीए है, तो वो बेटा आईसीएआई से एफिलेटेड होगा. जब वो आईसीआई की मेंबरशिप उसको मिल जाती है, देन वो अपने नाम के आगे सीए लगा सकता है, और उसको भी लेने के लिए इसको एग्जाम पास करना पड़ता है. तो बेटा प्रोफेशनल एसोसिएशन. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानने होते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक सीए है मान लीजिए, बेटा ये एक रूल है कि अगर कोई सीए
जॉब कर रहा है तो वो सीओपी नहीं होल्ड कर सकता, और अगर उसके पास सीओपी है तो वो जॉब नहीं कर सकता। ये क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेटा मानना पड़ेगा, अगर आप सीओपी लेते हैं तो जॉब नहीं कर सकते, और अगर आप जॉब करते हैं तो आप सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब सर्विस देते हैं। बेटा कोई भी प्रोफेशनल, कोई चूरन बेचेगा आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, क्या मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं? नहीं सर। तो बेटा हर प्रोफेशनल का जो एम होता है वो सर्व होता है अपने क्लाइंट को करना, ठीक है। तो बेटा एम ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट, वो अपने क्लाइंट को सर्व करता है। कोई डॉक्टर है बेटा, वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, उसको सर्विस देता है, ठीक है। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, वो एडवाइजरी देता है, उसको टेक कंसल्टेंसी देता है, अकाउंटिंग उसकी ठीक करता है, उसको फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस करता है, तो वो क्या है, सर्विस दे रहा है। तो बेटा ये क्या है आपका प्रोफेशन। जब भी प्रोफेशन की बात है, जब भी प्रोफेशन की बात है, अब देखो हम लड़के हैं, ठीक है, तो लड़कों का काम क्या होता है, सर हम चॉकलेट देते हैं, ठीक है। कौन सी चॉकलेट देते हो, तो ध्यान रखना आप पर्स की चॉकलेट बांटते हैं। सर लड़के हैं, हम इस छोटी मोटी चॉकलेट में ही खुश हो जाते हैं, पर्स की चॉकलेट। लड़कियां तो भाई महंगी महंगी चॉकलेट खाते हैं, लड़के छोटे हल्की फुल्की चॉकलेट खा के काम चला लेते हैं। तो पर्स में बेटा पी माने प्रोफेशनल एसोसिएशन, ई माने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आर फॉर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, के फॉर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड एस फॉर सर्विस मोटिव। तो कोई भी प्रोफेशन के बारे में पूछे तो पर्क्स बता देना। पर्क की चॉकलेट खाना हमारा प्रोफेशन है। पर्क माने प्रोफेशनल एसोसिएशन, ई माने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आर माने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, के माने वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड एस माने सर्विस मोटिव। इज इट क्लियर? तो बेटा ये आपका क्या था, प्रोफेशन बेटा, ठीक है। और यहीं से आपका बेटा एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट में सारी प्रोफेशन की चीजें अवेलेबल है? द आंसर इज नो, क्योंकि बेटा इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है वो होती है, और मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। तो मैनेजमेंट इट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर ऑफ प्रोफेशन, एंड दस इट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा, बट वेरी सुन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। बेटा अभी ये प्रोफेशन नहीं है फुल फ्लेज, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। तो बेटा ये था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बेटा 3 से 6 नंबर का आता है, पक्का पक्का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं बेटा, अगर आपके दोस्त, आपके जूनियर्स अगर अभी रिसेंटली एग्जाम देने वाले हैं या आगे देने वाले हैं, तो बेटा आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी काफी वीडियो आएंगी जहां पे आप और अच्छी अच्छी चीजें सीख पाएंगे रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, और डिटेल नॉलेज ले पाएंगे। तो यहाँ पे हर चीज आपको बताई जाएगी। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद आपका टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बेटा इसका केस बेस आता है, इसकी केस बेस क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। केस बेस क्वेश्चन मतलब इसकी केस स्टडी आती है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। बेसिकली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपका कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। सबसे पहला टॉप, दूसरा मिडल और तीसरा लोअर, ठीक है। टॉप, मिडल एंड लोअर। और वैसे देखा जाए तो बेटा लोअर के नीचे एक और लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे जो आपके होते हैं वो होते हैं बेटा वर्कर। यहाँ पे कौन होते हैं? वर्कर होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? टॉप लेवल का मतलब कि जो सबके ऊपर है। सबके ऊपर कौन होते हैं? जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, सीएफओ एक्सेट्रा, है ना। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, बेटा ये सब के सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। किसमें आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, जिसके ऊपर बेटा पूरी कंपनी का दारोमदार होता है। मतलब पूरी कंपनी के काम सारे के सारे जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर होते हैं, इसीलिए ये टॉप लेवल पे होते हैं, वही सारे काम करते हैं। दूसरा आता है बेटा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को ध्यान रखना, मिडिल लेवल को एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपके वो लोग होते हैं जो कि मैनेजरियल लेवल पे काम होते हैं। मतलब M4 मिडल, M4 मैनेजर। जो भी आपके जितने भी मैनेजर हैं, ऑपरेशनल मैनेजर हैं या फंक्शनल मैनेजर हैं, वो सब आते हैं बेटा मिडल लेवल पे। वो किस पे आते हैं?
मिडिल लेवल पे आते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल का मतलब होता है जो लोग आपके किसके ऊपर होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं। किसके ऊपर होते हैं, लोअर लेवल पे, मतलब जो सुपरवाइजर होते हैं। जो कौन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। और क्योंकि वो सुपरवाइजर हैं, वो सुपरवाइज करते हैं, क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं चीजों को, जिससे कि वो क्या किया जा सके, आप जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उसको देखा जा सके, सुपरवाइज किया जा सके कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सर एक बात बताइए, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा। इसका क्वेश्चन आता है कि आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा, राइट। आपको एक केस स्टडी मिल गया और वो केस स्टडी मिलने के बाद अब क्या होगा, आपको वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाएगा, बताइए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्किंग है। ठीक है, इसमें कोई डाउट। तो हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। आइए वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका टॉप लेवल। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका टॉप लेवल। टॉप लेवल कौन होता है बेटा, जो कि ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज होल्ड करते हैं, जिनके पास सारी मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, क्योंकि बेटा वही जो है पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का बेटा आगे का प्रोसीजर उन्हीं के हाथ में होता है। ऑर्गेनाइजेशन कितना सरवाइव करेगी, कितना सरवाइव नहीं करेगी, वो सब किसके हाथ में होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करते हैं सर इसके फंक्शन। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके टॉप लेवल के मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई टॉप पे है, आपके घर में कोई टॉप पे है, तो अगर आपके घर में कोई टॉप पे है तो वो क्या क्या काम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है बेटा डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कौन डिटरमाइन करता है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट सर ये ऑब्जेक्टिव को कैसे डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव को कैसे डिटरमाइन करता है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिटरमाइन पॉलिसी। क्या आता है, डिटरमाइन पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब कि भाई आप पॉलिसी किसे बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 95% लाने, तो हम कहते हैं कि आप कंसिस्टेंटली स्टडी करो तो आपके 95% आ जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंटली स्टडी करना, ये क्या है, एक पॉलिसी है, ये जनरल गाइडलाइन है। अगर आप करोगे तो आपको जो है बेटा क्या मिल जाएगा, रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। और अगर नहीं करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। इसमें कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन पॉलिसी के बाद डिटरमाइन एक्टिविटी। डिटरमाइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को डिटरमाइन करना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी डिटरमाइन की जाती हैं। देखिए, डिफरेंट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सच एज सेल परचेज एक्सेट्रा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल परचेज ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, एक्टिविटी तो है। ये कौन डिटरमाइन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद सर एक बात बताओ, देखो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, हमने मान लिया, ठीक है। आपने जो है पॉलिसी डिटरमाइन कर दी, हमने मान ली। आपने एक्टिविटी बोला, वो भी हमने मान लिया। लेकिन सर एक बात तो बताइए, हमें रिसोर्सेज तो चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ सर, तो वो रिसोर्सेज कौन देगा हमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसको क्या बोलते हैं, असेंबलिंग रिसोर्सेज। हमें रिसोर्स असेंबल करके कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है अप्रूविंग बजट। अप्रूविंग बजट का मतलब सर रिसोर्सेज जो आएंगे वो तो पैसे में आएंगे, वो पैसे कौन देगा हमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जब वो अप्रूव करेगा तभी तो हमें पैसे मिलेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो बेटा बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट मैनेजर और अप्रूव बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो मैनेजर बजट बनाता है, जैसे आपको मान लीजिए कि बुक्स लेके आने, आपको क्या लेके आने, बुक्स लेके आने। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जितने कह दोगे उतने पापा पैसे दे देंगे, नहीं। तो आप उनको एक बजट बताते हैं कि पापा इतने तक की बुक्स आएंगी, आप हमें ये पैसे दे दो। तो वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये पैसे आप ठीक ले रहे हो या नहीं। आपकी बुक आनी है 2000 की, आप ले लो 10,000, क्या ये पॉसिबल है कि पेरेंट्स आपको आंख बंद करके दे देंगे, द आंसर इज नो। तो बेटा अप्रूविंग बजट भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेज करता है। और उसके बाद लास्ट आता है कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। आपको बेटा
रिसोर्स दे दिए बेटा, बजट आपका अप्रूव कर दिया, तो सारी चीजें आपके पास आ गई, आपको पॉलिसी के बारे में पता है, ऑब्जेक्टिव के बारे में पता है। तो अब लास्ट क्या है, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, मतलब आप जो भी काम करते हैं अब उसको कंट्रोल कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वही तो देखता है। द वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू गेट द डिजायर गोल। वो क्यों मॉनिटर करते हैं, ताकि उनको डिजायर गोल मिल जाए। जैसे अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल बताऊं, तो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पापा बेटा आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी हर एक चीज पे पैसे लगा रहे हैं, चाहे आपको ट्यूशन क्लासेस चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको जो है असाइनमेंट चाहिए, या कोई भी आपको हेल्प बुक चाहिए, पेपर्स, सैंपल पेपर्स चाहिए, जो भी चीजें हैं, आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको लाके देते हैं। तो एट लास्ट वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा रिजल्ट देके आओ, तो इस चीज को मॉनिटर करते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपसे पूछते हैं ना आपके पेरेंट्स क्यों आए कम नंबर, तो बेटा दैट इज कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था बेटा आपका फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि क्या क्या है, पहला डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन पॉलिसी, डिटरमाइन एक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद असेंबलिंग रिसोर्स, अप्रूविंग बजट और कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका टॉप लेवल के बाद मिडल लेवल, टॉप लेवल के बाद आता है मिडल लेवल। बेटा मिडल लेवल को ही आपका क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोला जाता है। तो कई बार आ जाए कि बताइए एग्जीक्यूटिव लेवल के फंक्शन, तो बेटा ये आपके किसके फंक्शन पूछे जा रहे हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट आपके क्या क्या काम करता है देखते हैं बेटा। देखिए पहले तो समझिए मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। इट ऑल्सो रेफर टू एज एग्जीक्यूटिव लेवल, दे आर सबॉर्डिनेट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब वो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबॉर्डिनेट होते हैं। एंड ओ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए डायरेक्शन का काम करते हैं, और बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल तो बता के चला गया, अब मिडिल लेवल को सारा मैनेज करना है और लोअर लेवल को कोऑर्डिनेट करना है, उसको डायरेक्शन दिखानी है। तो बेटा वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। दे अकाउंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब वो अकाउंटेबल होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉर द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के लिए। सर क्या कैसे है, थोड़ा एग्जांपल से समझाओ। तो बेटा लेट्स सपोज करो आपके पेरेंट्स ने आपको बुक्स दिला दी, आपको हेल्प बुक दिला दी, सबको दिला दी, हाँ सर। तो इसके बाद बेटा अब मान लीजिए आपके मार्क्स कम आते हैं, तो इसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे या नहीं होंगे, पेरेंट्स आपसे पूछेंगे ना क्यों नंबर कम आए, तो बेटा ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो आप अकाउंटेबल हो किसको, पेरेंट्स को, पेरेंट्स आपके टॉप लेवल पे। इज दैट क्लियर, हाँ सर। तो अब फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है बेटा इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। कई बार ऐसा होता है कि टॉप लेवल ने अनाउंसमेंट कर दी, अब आप स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल आपको हर एक चीज आके थोड़ी बताते हैं, हर क्लास में जाके थोड़ी बताएगा, नहीं सर। तो वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो है आपके टीचर्स को बता देते हैं, है ना, और वो टीचर जाके अपनी अपनी क्लासेज में अनाउंस कर देते हैं। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। क्या बोला जाता है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, जो कि टॉप लेवल के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं। दूसरा प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को प्रिपेयर कौन करता है, बेटा आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके रखता है, भाई कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है डिसाइड करता है। उसके बाद अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, बेटा मैनेजर जो है कौन, एचआर मैनेजर, उसका काम होता है अपॉइंट करना एम्प्लॉय को। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और मैनेजर किस पे आता है, मिडल लेवल पे, तो लोगों को अपॉइंट कौन करेगा, एचआर करेगा। उसके बाद इशूइंग इंस्ट्रक्शन, अब मैंने बेटा एम्प्लॉय को हायर कर लिया, हाँ सर बिल्कुल कर लिया, देन उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट देगा, दैट इज इशूइंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, कई बार क्या होता है आपके जो एम्प्लॉय हैं वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, कई बार काम नहीं हो पाता या और कोई प्रेशर आ जाता है, वर्कलोड आ जाता है, तो इस दौरान तो जब आपके जो है एम्प्लॉय बेटा क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने का काम कौन करता है, आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट, ओके। एंड द लास्ट वन इज क्रिएटिंग कॉपरेशन,
कोऑपरेशन क्रिएट करना, मतलब डिफरेंट डिवीजन जो है, कई एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे जो है डिवीजन्स होते हैं और उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उन वो सब अगर आपस में कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे, कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो बेटा वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर उन सबके बीच में तालमेल बना रहे, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो बेटा आपने क्या फंक्शन पढ़े मिडिल लेवल के? इंटरप्रेटिंग पॉलिसी और प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, इशूइंग इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, क्रिएटिंग कॉपरेशन। तो ये सारे क्या हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं सर। उसके बाद आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या है बेटा? जो सबसे लो है, मतलब सुपरवाइजर। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है, ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल लेवल दोनों ही बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नाम है। और क्योंकि बेटा ये डायरेक्ट जो है वर्कर को कंसर्न करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो मैनेजर में ये फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बेटा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन देते हैं बिल्कुल वर्कर को। ठीक है, इनको कोई दिक्कत होती है ये किससे पूछेंगे? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट से पूछते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इसके सर फंक्शन क्या है? तो वन बाय वन इसके बेटा फंक्शन करेंगे। किसके सर? लोअर लेवल मैनेजमेंट के। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? सबसे पहला, सबमिटिंग वर्कर ग्रीवांस। बेटा वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो गई तो बेटा वो ऐसा तो है नहीं कि सीधा टॉप लेवल के पास चला जाएगा, नहीं, वो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है लेते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा आपने कई बार देखा होगा, कई मूवीज में भी देखा होगा, जब फैक्ट्री का सीन आता है ना, किसी भी फैक्ट्री किसी भी इंडस्ट्री का सीन आता है तो उसमें यूनियन लीडर बने हुए होते हैं और वो यूनियन लीडर जो है वो अपने वर्कर्स की बातों को सुनते हैं और वो जो है मैनेजर को पहुंचाते हैं और मैनेजर जो है फिर टॉप लेवल को बताता है। तो वो उसकी ग्रीवांस, ग्रीवांस का मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को कौन हैंडल करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर। बेटा ये भी ध्यान रखते हैं कि आपके जो वर्कर हैं वो सेफ रहें, उनको कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए, उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि आप जो है ठीक तरीके से काम कर पाए और उनको सारी चीजें मिले, टाइम सही जगह पे उनको पानी मिले, बिजली मिले, वेंटिलेशन मिले। ये ना हो कि दम घुट रहा है और वर्कर जो है बेहोश होकर गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्क प्लेस जो है काफी अच्छा होना चाहिए ताकि वर्कर आराम से काम कर पाए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि मिडिल लेवल की जो मैनेजर्स लेवल के जो लोग होते हैं उनकी बात वर्कर नहीं मानते, उनको लगता है नहीं ये तो कंपनी के बेनिफिट की बात है, हमारे बेनिफिट की तो बात है ही नहीं। तो बेटा वहां पे क्या होता है, यूनियन लीडर जो है उनको समझाते हैं। वो यूनियन लीडर जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनवाइटिंग सजेशन। अगर कोई काम होना है तो यूनियन लीडर जो है वो सजेशन लेते हैं अपने वर्कर से। वो बताते हैं कि अगर आप इस चीज को अगर इस तरीके से करेंगे तो हम और जल्दी काम को कर पाएंगे। तो वो सजेशन कौन लेता है? यूनियन लीडर लेता है, मतलब आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट लेता है और उसके बाद वो आगे पहुंचाता है। ठीक है, और लास्ट आता है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है। कई बार आपने देखा होगा, जनरली आपने देखा होगा बेटा, जो मजदूर वगैरह होते हैं जो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम करते हैं वो बहुत जल्दी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। तूने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा ये कर दिया, मैं ये ऐसे करूंगा, तूने मुझे ऐसे कैसे बोला, तो वगैरह वगैरह। तो ऐसा कई बार होता है कि जो आपके वर्कर लेवल पे जो लोग होते हैं बहुत जल्दी आपस में उनका डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट को रोकने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कौन होते हैं? लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। तो बेटा वो भी क्या करते हैं? क्रिएटिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। ये काम भी किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो हमने इसके फंक्शन किए कौन कौन से, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। पहला क्या था आपका? सबमिटिंग वर्कर ग्रीवांस। वर्कर की ग्रीवांस को लेते हैं, वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर। बेटा उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मिडिल लेवल को हेल्प किया जाता है, इनवाइटिंग सजेशन, सजेशन को इनवाइट किया जाता है और क्रिएटिंग
बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कौन? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बेटा देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली आपके 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आप चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक आपके 5 चैप्टर हैं। प्लानिंग आपका 4th है, ऑर्गेनाइजिंग 5th है, स्टाफिंग आपका जो है वो 6th है, डायरेक्टिंग 7 है और कंट्रोलिंग 8 है। ये हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। तो अभी इसके बारे में मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको डिफाइन करूंगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होते हैं, जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो ये क्या है बेटा? सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, कि भाई आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए एडवांस में सोचना प्लानिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग, अब सर मैंने एडवांस में सोच लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे जो है मिलके काम करना पड़ेगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब बेटा पुटिंग पीपल टू वर्क। ठीक है, आप सही जगह पे सही लोगों को अपॉइंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। अब आपने स्टाफ को हायर कर लिया तो आप उसको डायरेक्शन दिखाओगे कि नहीं आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, तो वो क्या है? डायरेक्टिंग। और जब आपने उसको डायरेक्शन दे दी कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो अब आप उसके काम को क्या करेंगे? चेक करेंगे। उसको क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। क्या बोला जाता है उसको? कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शन होते हैं। ये आप हम आगे जो है आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 टू चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं सर? इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट ओके आता है बेटा आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, डेट इज कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन का जो ये क्वेश्चन बनता है, ये किसी भी चैप्टर के साथ जाके बन सकते हैं, है ना? आपकी पूरी केस स्टडी आई, उसमें एक डाल दिया कि बताइए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का नहीं लग रहा, आपस में डिस्प्यूट है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। तो सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए बेटा। इट इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आर सिंक्रोनाइज इनटू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी एक ही तरीके से काम कर रही है, ताकि आपका जो एक्शन है वो यूनिटी में रहे और आप अपने गोल को अचीव कर पाए, उसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटी को बैलेंस करना, सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी इजिली अचीव्ड। आपके बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इजिली अचीव कर पाओ आप, उसे ही क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। उसे क्या बोला जाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन। इज दैट क्लियर? हाँ सर, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या आप इसके कह सकते हो नेचर क्या है, या आप इसके कह सकते हो फीचर्स क्या है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन के बेटा एक ही बात है। सबसे पहला इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? आपकी ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करना, मतलब कि आप सभी मिलके काम करो। ठीक है, उसके बाद एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। बेटा ये एंश्योर करना कि सभी काम यूनिटी में हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से सभी लोग एक साथ कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं हुआ, हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो ये और कभी भी खत्म नहीं होता। नेक्स्ट, इसके बाद आता है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब हर जगह कोऑर्डिनेशन एप्लीकेबल होता है, चाहे आप घर में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, कि कहीं भी किसी भी जगह पे आप चले जाइए, बगैर कोऑर्डिनेशन आपका कोई काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। बेटा मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अगर कोई चीज कह रहा हूं तो आप तो मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो, लेकिन आप मुझसे कोई चीज डिमांड कर रहे हो, मैं उसको सुन ही नहीं रहा हूं। बेशक वो चीज ठीक है, फिर भी मैं उसको सुन नहीं रहा हूं, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन है? नहीं। क्या सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी बात मानू? नहीं सर, आपकी भी है। तो बेटा मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी आपकी है। तो इट्स मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हर एक लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो टॉप पे हो, मिडल पे हो या लोअर पे हो। उसके बाद डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है इट इज नेवर इस्टेब्लिश इटसेल्फ बट इट इज डेलिब्रेट एफर्ट। ये अपने आप इस्टेब्लिश नहीं होता, आपका और मेरा कोऑर्डिनेशन हमें बनाना पड़ेगा, अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये 5 कोऑर्डिनेशन के क्या हैं? फीचर्स हैं। कोई आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स बताओ, तो आप कहना यार कोऑर्डिनेशन जो है ना
हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है, वो उसके जो प्राइजेज हैं वो बहुत महंगे हैं। तो इसका निमोनिक है प्राइज। प्राइज मतलब पी माने ऑल परवेसिव, आर माने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, आई माने इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सी माने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ई माने एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड डी माने डेलिब्रेट फंक्शन। तो बेटा ये क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इज दैट क्लियर? हाँ सर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है बेटा जरूरी। ठीक है, एसेंस का मतलब होता है जरूरी। कि क्या कोऑर्डिनेशन जरूरी है मैनेजमेंट के लिए? हाँ सर, कोऑर्डिनेशन बेटा बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी काम करो मैनेजमेंट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, बिना कोऑर्डिनेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि सर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। द आंसर इज नो, आप कोई काम नहीं कर पाओगे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। मतलब क्या है सर कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो देखिए बेटा, इट्स मीन व्हेन ए मैनेजर diligently perform all the management function, he or she remain busy in establishing कोऑर्डिनेशन। अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो बेटा वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में बिजी है। मतलब अगर आप कोई काम करते हो तो बगैर कोऑर्डिनेशन के नहीं कर पाओगे और आपके हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। इट बिगिन फ्रॉम प्लानिंग स्टेज इन विच टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं हो सकती। ठीक है, मान लीजिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं और मैं आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहता हूं, लेकिन आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, तो बेटा क्या मैं प्लानिंग कर पाऊंगा आपके लिए? द आंसर इज नो। तो बेटा कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज पे जरूरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे भी बेटा आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। अगर मैं चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। बगैर कोऑर्डिनेशन के मैं जॉब पोजीशन फिल ही नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितने वर्कलोड है, कितने वर्कफोर्स की मेरे को रिक्वायरमेंट है और कितना वर्कलोड है। तो बेटा ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के टाइम पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। नेक्स्ट, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन विद डायरेक्शन। अगर मैं किसी को डायरेक्शन करना है तो उसको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी, तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बेटा आप डायरेक्शन भी नहीं दे पाएंगे। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद कंट्रोलिंग। बिना कोऑर्डिनेशन के कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंट्रोल तो मतलब क्या है कि आप ये देखना कि भाई आपने जैसे काम कहा था वो ठीक हो रहा है या नहीं, वही तो कंट्रोलिंग है। अब मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो, तो बेटा कंट्रोल ही नहीं है वहां पे। मैं कोई कह रहा हूँ आप अनसुना कर रहे हो, तो कंट्रोल जब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? जब तक आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस या नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों जरूरत है? देखिए, सबसे पहला ग्रोथ इनसाइट। बेटा अगर कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उसको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो क्या कर पाएंगे? ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप मुझे अच्छे से सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ग्रोथ इन साइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। परचेज होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, आपका बेटा प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सबका अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसी होती है, स्ट्रेटेजी होते हैं। अगर सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं करेंगे तो आप बेटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, आप रन नहीं कर सकते अपने बिजनेस को, अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है बहुत नेसेसरी है सभी एक्टिविटीज को आपस में लिंक करने के लिए। एंड द लास्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? स्पेशलाइजेशन देखना। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ द complexity of modern technology and diversity of tasks to be
परफॉर्म। ठीक है, आजकल हर जगह मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे ना, तो आप स्पेशलाइजेशन नहीं ले पाएंगे। अब मुझे मान लीजिए कोई चीज नहीं आती, अगर मैं किसी से कोऑर्डिनेट ही नहीं करूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो इसीलिए बेटा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट हु थिंक दैट दे ओनली आर मेंबर विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है, जो ये देखें कि भाई वो जो है कॉन्फ्लिक्ट ना आने दें, एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड द अदर मेंबर। सर क्या मतलब, सर समझ नहीं आया। देखो बेटा क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें ये कुछ लोग, ठीक है, इसमें कुछ लोग स्पेशलिस्ट है, मान लो ये स्पेशलिस्ट है, तो ये क्या करेगा, ये कि मैं यहाँ का दादा हूं, तो ये अपने आप को बड़ा समझेगा, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए इसीलिए भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्पेशलिस्ट है और ये स्पेशलिस्ट है, तो इसके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेज है। हाँ सर, तो अगर ये सोचेगा मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ देखूंगा, मेरे सिवा किसी को कुछ नहीं पता, तो बेटा यहाँ पे 100% कॉन्फ्लिक्ट आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। इट डेट क्लियर? तो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पता चला आपको? हाँ सर, पहला ग्रोथ इन साइज, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तीसरा स्पेशलाइजेशन। इट डेट क्लियर? आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बेटा ये चैप्टर जो है ये पूरा बेस है, ठीक है, ये चैप्टर बेस है आपके मैनेजमेंट का, बिजनेस स्टडीज का बेस यही है, पूरे के पूरे बिजनेस स्टडी का। तो ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये जो क्लासेज हैं ये आपके बेटा आगे आने वाले पेपर में आपको काफी हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर।